नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JW में भी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली। ठीक है। तो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में कई सालों बाद हमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसके इसको लेकर के 3 नए कानून सरकार ने लागू किया है। 3 नया कानून आपके सामने है। ठीक है। इसको लेकर 3 नए कानून सरकार ने लागू किया है। और जिसका प्राथमिक उद्देश्य की बात अगर हम करेंगे कि ये बदलाव क्यों किया गया है, बदलाव करने का उद्देश्य क्या है, तो ये ब्रिटिश कालीन कानूनों को रिप्लेस करना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम इन कानून के समग्र विश्लेषण को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता PNS, दूसरा आपका आता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSC। ठीक है। इसी के बारे में हम जानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, क्लास शुरू करेंगे अब, लेकिन पहले बताना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास में अब बात करेंगे कि 1 जुलाई 2024 को, कब? 1 जुलाई 2024 को भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़े बदलाव लागू हुए हैं, जो कि 3 हैं। कितने हैं? 3 नए आपराधिक कानून है। कितने हैं? 3 नए आपराधिक कानून, जो कि आपके सामने है कि भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यही तीनों अधिनियम लागू किए गए हैं। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे, आगे जानेंगे चीजों को कि क्या है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। वो तीनों जो आपका कानून है, उन तीनों का उद्देश्य क्या है, तो IPC मतलब भारतीय दंड संहिता, जिसे BNS, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के रूप में इसे रिप्लेस किया गया है। और उसके बाद दूसरा आता है कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, जिसे BNSS के रूप में रिप्लेस किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये आपका BS से यही है, लेकिन कुछ इसके अंदर बदलाव किए गए हैं। ठीक। तो क्या है? भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BS से, इन्हीं तीनों कानून में बदलाव किया गया है। ठीक है। तो इसके प्रतिस्थापित करने का कारण क्या है, तो औपनिवेशिक युग के कानून को, क्या है, ब्रिटिश कालीन को बदलने के लिए कालीन कानून को बदला गया है। और अगर हम बात करेंगे ब्रिटिश कालीन कानून से अब तक की बात करेंगे, तो ये 163 वर्ष का कानून है। लगभग की बात हम करेंगे, एकदम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। 163 वर्ष तक का ये कानून है, जिसे अब ये बदलाव किया गया है। तो औपनिवेशिक युग के कानून को बदलकर वर्तमान में भारत का कानून बनाया गया है। ठीक है। क्योंकि देखिए, पहले का जो ब्रिटिश कालीन कानून था वो भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा था, इसीलिए इसमें बदलाव की जरूरत थी। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि दिसंबर 2023 में संसद द्वारा एक नया कानून पारित किया गया है। कब? दिसंबर 2023 से संसद द्वारा नए कानून पारित किए गए हैं। अगर बात करेंगे नया कानून, ठीक है, आप हेडिंग के माध्यम से समझेंगे कि नया कानून क्या, तो ये भारतीयों द्वारा बनाया गया है और भारतीयों के लिए बनाया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये, पहले तो आपको हमने पीछे बता दिया कि और अब तक का जो चल रहा था वो औपनिवेशिक युग का ही कानून चल रहा था, लेकिन अब ये नया कानून भारतीयों के द्वारा बनाया गया है और भारतीयों के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो भैया कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि उन लोग अपने अकॉर्डिंग बनाए थे, जो उनको सही लग रहा था उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बना दिया था, लेकिन अब ये भारतीयों के द्वारा बनाया गया है, भारतीयों के लिए ये बनाया गया है। ठीक है। ठीक। अब बात करेंगे कि गृह मंत्री का, अगर यहाँ पे गृह मंत्री के वक्तव्य की बात करेंगे कि इन्होंने क्या कहा है, तो दंडात्मक कार्यवाही को प्राथमिकता देने के बजाय नए कानून न्याय प्रदान करने पर जोर देगा। इसका क्या मतलब है कि हम दंड देने पे प्राथमिकता नहीं देंगे, कि दंड देंगे, दंडात्मक कार्यवाही करेंगे, ऐसा उसमें प्राथमिकता हम नहीं देंगे। उसके बजाय हमें न्याय प्रदान करने पे जोर देना है। किसमें? न्याय प्रदान करने पे जोर देना है। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे
क्या है? भारतीय न्याय संहिता आपको पता ही चल गया होगा, जिसको प्रतिस्थापित करके आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। तो अगर आईपीसी की बात करेंगे, आईपीसी हमने पीछे बता ही दिया है, जिसमें कितने हैं? 511 धाराएं। कितनी? 511। ये पूछ सकता है, भले ये अब नया कानून बन गया है, लेकिन प्रश्न आपको ये भी पूछ सकता है कि आईपीसी में कितनी धाराएं थी। ठीक है। और अब बोलेंगे भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस की बात करेंगे तो 358 धाराएं। कितनी? 358 धाराएं आपकी बीएनएस में है। ठीक। आईपीसी की बात करेंगे तो 511 धाराएं। ठीक है। आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे नए अपराध की। नए अपराध कौन कौन से जोड़े गए हैं? 21 अपराध इसमें नए जोड़े गए हैं, जिसमें हमने सब नहीं लिया है, कुछ कुछ लिया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विवाह का वादा क्लॉज सब 69। अगर हम विवाह का वादा की बात करें, जैसे कोई विवाह का वादा मतलब कि जैसे आजकल के लड़के हैं, लड़कियों को झूठा विवाह का वादा करेंगे, और फिर कपटपूर्ण, एक तरह से कपटपूर्ण ही तो है, विवाह का झूठा वादा करेंगे। तो झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के लिए ये जो आपका है, यही विवाह का वादा 69, क्लॉज 69, ये नए अपराध में जोड़ा गया है कि आपको कपटपूर्ण तरीके से यौन संबंध बनाने के लिए विवाह का वादा करता है, तो ये आपका अपराध है, और इसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कितने? 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। धोखाधड़ी के तरीके से रोजगार या पदोन्नति का झूठा वादा, ये भी तो आपका है कि अगर आप किसी का बॉस है तो उसे क्या करेगा? पदोन्नति का झूठा वादा करने के लिए इसमें भी यौन संबंध बनाता है। ठीक है। तो कपटपूर्ण तरीके से, तो और प्रलोभन का या पहचान छुपाकर शादी का वादा करना, ये सारी चीजें नए अपराध में जोड़ा गया। ठीक। अब बात करेंगे मॉब लिंचिंग की। ये आप लोग देख रहे होंगे कि मॉब लिंचिंग क्या है। तो ये मॉब लिंचिंग मतलब आपका ये हो जाता है कि जिसमें कोई एक व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति को कई लोग जुट के मारने लगे। अब कौन सा उसने अपराध किया, वो अब कोई भी अपराध हो सकता है, उसने कुछ किया, उसके बाद जनता जो है अपने हाथ में कानून लेकर उस आदमी को एकदम कई लोग मिलके 10-15 जितने भी लोग मिलके अपने आप ही मारने लगे, अपने हाथ में कानून लेके उसको मारने लगे, जो भी करने लगे, प्रताड़ना करने लगे, तो वो आपका मॉब लिंचिंग में आए। ठीक है। मॉब लिंचिंग और घृणा अपराध, हत्याओं से जुड़े अपराध संहिताबद्ध इसमें किए गए हैं, जो नए अपराध है उसी के अंतर्गत। ठीक है। तो बात करेंगे संगठित अपराध। संगठित अपराध या मृत्यु से जुड़े मामलों में आजीवन कारावास से मृत्यु तक की बात है। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे संगठित अपराध और आतंक जैसे अपराध भी सामान्य कानून में शामिल कर लिए गए। इसका क्या मतलब है कि संगठित अपराध जो था और आतंकवाद जैसे अपराध थे, इसके लिए पहले विशिष्ट कोई एक स्पेशल कानून होता था। ठीक है। ये क्या था? इसमें कोई स्पेशल कानून के अंतर्गत वो आता था, लेकिन संगठित अपराध और आतंकवाद को आज के समय में ये क्या कर दिया गया है? सामान्य, क्या कर दिया गया है? ये सामान्य, क्या किया गया है? सामान्य कानून के अंदर शामिल कर लिया गया है, सामान्य कानून में शामिल कर लिया गया है। ठीक है। और इसके पहले ये क्या था? ये विशिष्ट कानूनों में शामिल था, संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे। ठीक है। अब बात करेंगे कि धारा 111 सब क्लॉज 1 के अनुसार संगठित अपराध को लेकर जो सजा का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है। तो संगठित अपराध में आते क्या गए? अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, अनुबंध हत्या या फिर आर्थिक अपराध जैसे सारे अपराध ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे 304 सब क्लॉज 1 की बात करेंगे धारा, तो स्नैचिंग को एक अलग अपराध के तौर पर शामिल किया गया है। स्नैचिंग क्या है? पहले देखिए, स्नैचिंग तो अलग अपराध के तौर पर शामिल किया गया है। उसके बाद चोरी और स्नैचिंग दोनों में 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है, स्नैचिंग करता है, तो उसे क्या किया जाएगा? 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब चोरी और स्नैचिंग क्या है? देखिए, चोरी एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है चोरी करने का, और अगर हम स्नैचिंग की बात करें तो ये तत्काल आपका चोरी हो जाए। आप कहीं बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपका कोई जो सामान आपके पास है,
तत्काल चोरी हो जाए आपका, तो वो स्नैचिंग के अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे चोरी का, तो चोरी और स्नैचिंग में अंतर क्या है? स्नैचिंग का हमने बोला कि तत्काल चोरी हो जाए, चोरी में एक लंबा प्रोसेस होता है चोरी करने में, ठीक है। तो इसलिए स्नैचिंग को एक अलग अपराध के तौर पर शामिल किया गया है, ठीक है। और इन दोनों की बात अगर हम करेंगे, तो इन दोनों के लिए सजा का प्रावधान 3 साल तक है, 3 साल तक की सजा मिलेगी। ठीक, चलिए अब बात करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, ये क्या है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता का स्थान ले लिया है। क्या है? आपराधिक प्रक्रिया संहिता का स्थान लिया है, ठीक है। तो कानून के प्रक्रियात्मक पहलू से ये संबंधित है। क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे, वही सीआरपीसी की बात है, तो सीआरपीसी में कितने 484 धाराएं थी, ठीक है। और बीएनएसएस में बात करेंगे, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की बात करेंगे, तो इसमें 531 धाराएं हैं। कितनी है? 531 धाराएं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे उसमें कि प्रावधान क्या है। तो पुलिस हिरासत की अवधि को 15 दिन से बढ़कर 90 दिन कर दिया गया है। इसका क्या है? देखिए, पहले क्या होता था कि अगर कोई अपराधी है, तो उसे पुलिस हिरासत में 15 दिनों तक रखा जाता था। उसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए उसे रिप्लेस किया जाता था आगे का। लेकिन अब क्या हो गया है कि पुलिस हिरासत की अवधि 90 दिन बढ़ा दी गई है, मतलब 15 दिन से बढ़कर ये 90 दिन हो गया है। हालांकि ये 90 दिन हुआ है, ये थोड़ा सा विवादित, अब इस समय ये विवादित भी चल रहा है। एक्चुअली में 90 दिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो अपराधी है उसके साथ कुछ ज्यादा ही ज्यादती हो जाएगी, ठीक है। ये इसमें क्या है कि पुलिस बहुत, पुलिस के पास बहुत ज्यादा पावर हो जा रही है इसमें। अगर वो 90 दिन तक पुलिस हिरासत में है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपराधी, तो इसमें पुलिस के पास बहुत ज्यादा पावर हो जा रही है। हो सके पुलिस इसका मिसयूज भी कर सकता है, इसीलिए तो ये मामला विवादित हो गया है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अनुपस्थिति में परीक्षण। ये आपका क्या है कि अनुपस्थिति में परीक्षण का मतलब है कि अगर कोई अपराधी है और वो उपस्थित नहीं है, इस देश में उपस्थित नहीं है, ठीक है। क्योंकि देश में कहीं रहेगा तो वो तो पकड़ा ही जाएगा पक्का। अनुपस्थिति में परीक्षण की मतलब है अपराधी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि अब कोई भी, जैसे हम बात करेंगे विजय माल्या की और नीरव मोदी की बात करें, तो ये लोग का क्या है कि ये भी तो अपराधी है। ये तो यहाँ पे है नहीं देश में, अपराध करके भाग गए हैं विदेशों में। तो विदेशों में भाग गए हैं, अब उन्हें तो नहीं पकड़ पा रहा है कोई, तो बात अलग है। लेकिन उनके ऊपर मुकदमे की बात अगर की जाए, तो मुकदमा भारत देश में उनके लिए चल रहा है। उनकी संपत्ति जो है, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, भले वो वहां है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अनुपस्थिति में परीक्षण, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान इसमें लागू है। यदि किसी आरोपी के नाम पर एक से अधिक अपराध है, तो नया कानून वैधानिक जमानत का प्रावधान भी हटाता है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे, अगला क्या है कि अगला है कि आपराधिक मामलों में फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर आना चाहिए। मतलब अगर कोई भी आपराधिक मामला है, तो उसका जो है फैसला आपका क्या होगा? 45 दिनों में। कितने? 45 दिनों के भीतर आना चाहिए। कोई भी आपराधिक मामला है, उसके फैसले की सुनवाई 45 दिनों के भीतर आनी चाहिए। और पहली सुनवाई जो है 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। कितने? 60 दिनों के भीतर। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो थोड़ा सा और प्रावधान है उसकी भी चर्चा करेंगे, कि बलात्कार पीड़िता की जांच करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों को 7 दिनों के भीतर, ये क्या है आपका कि 7 दिनों के भीतर, ये ध्यान देंगे आप कि ये 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपनी होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा कि अगर कोई भी महिला या बच्ची जो बलात्कार पीड़िता है, तो उसके बाद जांच होती है,
बलात्कार हुआ तो उसके बाद जांच होती है कोई भी चिकित्सा विशेषज्ञ के माध्यम से। तो इसका इसमें क्या है कि जो भी चिकित्सक रहेगा, जो चिकित्सा विशेषज्ञ है, जो जांच कर रहा है, तो उसकी रिपोर्ट वो क्या करेगा, उसकी रिपोर्ट जांच अधिकारी को 7 दिनों के भीतर देगा। 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट को वो जांच अधिकारी को देगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि जीरो एफआईआर क्या है। जीरो एफआईआर दर्ज कराने का मतलब है कि देखिए, ये जीरो एफआईआर 2011 में कुछ जगहों पर आया था, लेकिन पूर्णतः ये लागू नहीं हो पाया था, लेकिन आज के समय में ये लागू हुई। ठीक है। जीरो एफआईआर दर्ज करने का मतलब है कि आपके घर पे चोरी हो जाती है। ठीक है। सपोज आपके घर पे चोरी होती है और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, घर आपका यहाँ है, तो चोरी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन है और आप यहाँ पे जाएं मुकदमा कराने के लिए। आप यहीं पे आपका मुकदमा होगा नहीं, अदरवाइज आप यहाँ पे है, यहाँ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो एफआईआर दर्ज का मतलब है कि ये आपका घर है, जरूरी नहीं है कि आप आपका क्षेत्राधिकार जो पुलिस स्टेशन यहाँ पे है यहीं पे आप जाए, नहीं। अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो यहाँ के भी पुलिस स्टेशन में आप जाकर अपना एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से समन जारी करने की शक्ति। इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी समन है उसको जारी करने की शक्तियां अब खो गई हैं। ठीक है। अब बात आती है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? इस साक्ष्य को संसाधित करने के तरीके में बदलाव की बात करता है। जो एविडेंस होते हैं उन्हीं में संसाधित, उन्हीं को पेश करने के लिए उनके तरीकों में बदलाव किया गया है। ठीक है। जैसे अब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किया गया। भैया अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक जमाना ही चल रहा है, डिजिटल जमाना चल रहा है, तो साक्ष्य के तौर पर भी हम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकारेंगे। ठीक है। तो उसमें आता है आपका ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन पर संग्रहित फाइल, वेबसाइट सामग्री, स्थान, डाटा और टेक्स्ट संदेश आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। ठीक है। अब बात करेंगे कि मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने की अनुमति। मतलब कि अगर आप अपना साक्ष्य मतलब मौखिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौखिक साक्ष्य देते हैं तो उसे भी स्वीकार करेंगे, उसे भी अनुमति देंगे। ठीक है। उसके बाद पीड़िता को उसके बाद बात आती है कि पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पीड़िता को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीड़िता का बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से दर्ज किया जाएगा। ठीक है। ऑडियो वीडियो माध्यम से दर्ज किया जाएगा। मतलब इसका ये है कि कोई भी बलात्कार पीड़िता है या महिला है, बच्ची है, कोई भी है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप थाने में आए, पुलिस स्टेशन में आए और अपना बयान दर्ज करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी अपना बयान दर्ज करवा सकती हैं। ठीक है। इसका प्रावधान है। उसके बाद बात करेंगे कि केवल महिला पुलिस अधिकारी ही बयान दर्ज करेगी। स्पेशली अगर बलात्कार कोई पीड़िता है तो उसका बयान केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही बयान दर्ज किया जाएगा। तो दोस्तों आपकी क्लास होती है यहाँ पर समाप्त, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आप सबको समझ में आया होगा कि जो आपका भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव किया गया है, सब कुछ आपका इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। और सबको सबको पूरे देश में फैलाइए। ठीक है। ये चीजें सबको मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या बदलाव आए हुए हैं। ठीक। चलिए आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।